डियर स्टूडेंट, जब भी कुछ हम खरीदने जाते हैं हम उसकी कीमत पूछते हैं कि क्या रेट है। रेट ज़्यादा होता है तो अगर ज़रूरी है तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर देते हैं, रेट कम होता है तो ज़्यादा खरीदते हैं। तो यहाँ पर चीज़ों को खरीदना और उसकी कीमत के पीछे एक संबंध होता है। संबंध क्या होता है कि जब चीज़ें हमें महंगी लगती हैं उस सामान को हम थोड़ा कम खरीदते हैं, और जब चीज़ें सस्ती होती है उस सामान को हम ज़्यादा खरीदते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं हम मांग का नियम। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि मांग का नियम होता क्या है इसके पीछे की थ्योरी। ठीक है, कंप्लीटली आप समझने, बिल्कुल सिंपल थ्योरी है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्रोफेसर मार्शल का है जिन्होंने मांग के नियम के बारे में बताया था कि मांग का नियम है क्या। मांग का नियम यानी कि लॉ ऑफ डिमांड, इसे खरीद का पहला नियम भी कहते हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ चीज खरीदने जाते हैं सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि वस्तु की कीमत कितनी है, इसका प्राइस क्या है। और यहां पर वस्तु की मांग और वस्तु के कीमत के बीच के संबंध को मांग का नियम बताता है। और ये नियम कैसा है मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू यू एंड मी, सभी उपभोक्ता के अनुसार हमेशा वस्तु की कीमत और हमारे द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा, जिसको हम बोलते हैं मांग की मात्रा, कितनी क्वांटिटी, इन दोनों के बीच में एक ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है, जो कि ये बताता है कि भैया कीमत बढ़ गई तो कम खरीदो, कीमत घट गई तो ज्यादा खरीदो। तो इस नियम के अनुसार क्या है, तो मांग का नियम यही बताता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है। कहने का मतलब है यदि अन्य बातें समान रहे, अन्य बातें का मतलब आपने देखा होगा कि मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होता है, उपभोक्ता की आय, जनसंख्या का आकार, ठीक है ना, आय का वितरण, अन्य वस्तु की कीमतें, भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की या परिवर्तन होने की आशंका, उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन, ये सब चीजें, इसके अलावा वस्तु की कीमत। तो यहां पर हम केवल कीमत की बात करते हैं, हम ये मान के चलेंगे कि अन्य किसी भी कारक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना ही उपभोक्ता की आय में कमी बेशी हो रही है, ना ही रुचि, फैशन, मौसम में कोई परिवर्तन ना हो रहा है, ना ही भविष्य में किसी प्रकार की परिवर्तन की आशंका है, ना ही आपके संबंधित वस्तु की कीमतों में परिवर्तन की कोई आशंका है, किसी चीज में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहां पर केवल और केवल कीमत की बात करते हैं। अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग कम हो जाती है। ठीक है, वस्तु की कीमत वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग कम हो जाती है, और इसके ठीक विपरीत वस्तु की कीमत के कम होने से वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। इस प्रकार से इस नियम के अनुसार वस्तु की मांग और कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है, नकारात्मक संबंध होता है, और इस संबंध को इस तरह से बात कर सकते हैं मांग के नियम के अनुसार। ठीक है, दैट इज मांग का नियम ये बताता है कि एक तरफ लेते हैं वस्तु की कीमत और दूसरी तरफ लेते हैं वस्तु की मांग की मात्रा। जब इन दोनों में संबंध व्यक्त करते हैं, अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है यानी कि कीमतें बढ़ जाती है तो की मांग की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, उसका उल्टा। उसी के विपरीत अगर वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो वस्तु की मांग की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यही है मांग का नियम, जो कि इन दोनों के बीच में कैसे संबंध का, कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। इसलिए इन दोनों के बीच में क्या आता है कि ऋणात्मक संबंध होता है, ऑपोजिट होता है। चीजों को थोड़ा सा और एलोरेट करें, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो इस डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं, इस चार्ट के थ्रू। मान लीजिए कोई एक वस्तु है, वस्तु की प्रतीक कीमत दिया हुआ है, कीमत रुपए में है और मांग की मात्रा यूनिट में है। ठीक है, अब वस्तु की कीमत जब 10 है तो मांगी जा रही है इसकी 10 यूनिट, और वस्तु की कीमत घट के कितनी हो गई, 8 रुपए, तो वस्तु की मांग बढ़ के हो गई 20 यूनिट। इसी प्रकार से जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती चली जा रही है वैसे वैसे वस्तु की मांग बढ़ती चली जा रही है। तो यहां पर जब इसको मांग के वक्र में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहां पर एक दो चीजों के बीच में जब संबंध बताया जा रहा है वो ऋणात्मक संबंध है, तो इसलिए कोई भी ऋणात्मक संबंध वाला वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है।
इसलिए कभी भी क्वेश्चन आता है मांग वक्र ऋणात्मक क्यों होता है, या मांग वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ क्यों होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर मांग का नियम लागू होता है, और मांग का नियम ये बताता है कि वस्तु की कीमत और उसकी मांग की मात्रा के बीच में भैया विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। चाहो तो आप किसी से पूछ लो। हाँ, अगर यहाँ पर इनकम मैटर कर गई, इनकम बढ़ गई तो प्राइस का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि इनकम बढ़ गई तो भैया कीमत बढ़े या घटे क्या फर्क पड़ता है, तो खरीदना है तो खरीदना है। तो यहां पर जब दो चीजों को हम शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया मूल बिंदु, यहां पर हम दिखाएंगे वस्तु की कीमत को, यहां पर हम शो करेंगे वस्तु की मांग की मात्रा को। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई एक्सिस। कीमत कितनी है 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 दिखा दो, 2 4 6 8 और ये हो गया 10, और यहां पर होगी वस्तु की मांग की मात्रा। कितना है 10 10 का डिफरेंस है, 10 20 30 40 50 और ये ले लो 60। अब हमें कीमत और मात्रा के बीच में संबंध को रिप्रेजेंट करना है। तो कीमत जब 10 है मांगी जा रही 10 यूनिट, कीमत जब 10 है यानी कि यहां पर कीमत जब 10 है तो मांगी जा रही है 10 यूनिट, ये वाला पॉइंट। कीमत जब 8 है मांगी जा रही 20 यूनिट, कीमत जब 6 है तो मांगी जा रही है 30 यूनिट, कीमत जब 4 है तो मांगी जा रही है 40 यूनिट, कीमत जब 2 है तो मांगी जा रही है 10 यूनिट। इस प्रकार से सभी बिंदुओं को हम आपस में मिला देंगे, जोड़ देंगे। अब देखिएगा ये जो वक्र बना डी 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 से रिप्रेजेंट करेंगे, और डी डी का मतलब होता है मांग वक्र। ये क्या है आपका मांग वक्र, जो कि कैसा संबंध बता रहा है, ये बताता है ऋणात्मक संबंध। क्यों? क्योंकि मांग वक्र क्या हो रहा है, मांग वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। देखिए ऊपर से नीचे, ऊपर है फिर धीरे धीरे विपरीत संबंध को बताता है। मांग वक्र हमेशा उल्टा संबंध बताएगा, और जहां पर आय मैटर करेगी, उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी, तो हमारा मांग वक्र, मांग का नियम कोई काम नहीं करेगा। अब बात करेंगे मांग के नियम की मान्यताएं क्या है, मतलब मांग का नियम कहां कहां लागू होता है। देखिए मैंने कहा कि मांग का नियम केवल वहीं लागू हो सकता है जहां पर वस्तु को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में कोई परिवर्तन ना हो। तो कौन कौन से कारक है? उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर इनकम बढ़ गई तो मांग का नियम बेटा बिल्कुल भी लागू नहीं करेगा। उपभोक्ता की रुचि, आदत और प्रचलन, फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। गर्मी के मौसम में गर्मी के कपड़ों की बात करेंगे, ठंडों के कपड़ों की बात नहीं कर सकते अब, क्योंकि यहाँ पर मतलब ही नहीं है। वहां पर संबंधित वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तु की कोई भी स्थानापन्न वस्तु बाजार में नहीं होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, भविष्य में वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर अन्य कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तभी मांग का नियम लागू होगा, अदरवाइज मांग का नियम लागू नहीं होगा। अब बात यह है, क्या हर जगह मांग का नियम लागू होता है, हर वस्तु में एप्लीकेबल होता है? तो जवाब होगा नहीं। बहुत सारे ऐसी वस्तुएं हैं जहां पर नॉर्मली मांग का नियम लागू नहीं हो सकता। वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं? सबसे पहले भविष्य में वस्तु की कीमत की वृद्धि की संभावना। मान लीजिए भविष्य में, क्योंकि अन्य कारक में आता है, भविष्य में कीमत अगर हमने लगाया कि आने वाले 6 महीने में सरिया का रेट कम होने वाला है 50 से 60 रुपए तक, आज सरिया का रेट कम हो जाएगा, सॉरी मांग कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सब प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं। प्रतिष्ठा सूचक मतलब होता है जो लग्जरियस आइटम होती हैं, जो महंगी वस्तुएं होती हैं। महंगी वस्तु जितनी ज्यादा महंगी होगी उसकी मांग भी बहुत ज्यादा होती है। जैसे हीरा है, क्या है हीरा? हीरा जितना ज्यादा महंगा होता है उसकी डिमांड भी उतना ज्यादा है। जैसे आईफोन, ठीक है ना, आईफोन जितना महंगा होता है अमीर लोग उसको उतना ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि लगता है लग जाए। तो जैसे मर्सिडीज गाड़ी हो गया, ठीक है ना, बेंज हो गया, ये सब चीजें जो प्रतिष्ठा सूचक है, जो लोगों के डायरेक्टली किसको जोड़ता है, रईसी को जोड़ता है, तो वहां पर मांग का नियम बिल्कुल लागू नहीं करता है। उपभोक्ता की अज्ञानता, अगर उपभोक्ता को मांग के नियम के बारे में पता ही नहीं है, उपभोक्ता को बाजार में प्रचलन चीजों के बारे में ज्ञान ही नहीं है, तो वो तो किसी भी औने पौने दाम में चीजों को खरीद लेगा। उसको पता ही नहीं है एक्चुअली में कीमत क्या चल रहा है, बाजार क्या है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर मांग, इसलिए जो मर्द होते हैं ना, जो लड़के होते हैं, जो पुरुष होते हैं, एक्चुअली ये पुरुषों के दिमाग में मांग का नियम थोड़ा कम चलता है। वो मार्केट में जाता है, क्या करता है, भैया कितने का है, अरे 100 रुपये यार 50 रुपये कम कर लो, अरे बाबूजी 10 रुपये का डिस्काउंट, वो मान लेता है। लेकिन जब महिलाएं होती हैं वहां पर मांग का नियम ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो बार्गेनिंग इतनी ज्यादा कर लेती हैं, कम से कम में अधिक से अधिक खरीदने की सोचती हैं। तो यहां पर थोड़ा ध्यान में रखना है, गिफिन का विरोधाभास। जो गिफिन वस्तुएं हैं, गिफिन मतलब यहां पर जो गिफिन का मतलब होता है घटिया वस्तुएं। कैसी वस्तुएं? घटिया वस्तुएं, यानी कि निम्न क्वालिटी की वस्तुएं। जो वस्तुएं निम्न गुणवत्ता वाली होती हैं, निम्न क्वालिटी की होती हैं, जिसका प्रयोग जो है इनकम के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ घटती चली जाती हैं, वहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसे मोटा अनाज, मांग का नियम लागू नहीं होता। मोटा अनाज जितना सस्ता होगा लोग उतना कम खरीदेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वही लोग खरीदेंगे जो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा गरीब है, जो उनको अच्छी वस्तुएं नहीं खरीद पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो घटिया निम्न क्वालिटी की वस्तु पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। ये सब कुछ कारक है जहाँ मांग के आ जाता है एग्जाम में कि मांग के नियम कहाँ लागू नहीं होता। आप बात लिखिए। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई डाउट है इस टॉपिक में, मांग का नियम बहुत ही ईजी और छोटा कॉन्सेप्ट है और जल्दी समझ में भी आ जाता है, लेकिन एग्जाम में आता बहुत ज़्यादा, भले ही छोटा क्यों ना हो लेकिन इंपॉर्टेंट है, आता बहुत है। तो किसी प्रकार का डाउट वगैरह होता है तो बेझिझक सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि क्या समझ में नहीं आया। और सबको समझ में आ गया तो लाइक करके शेयर तो बनता ही बनता है। और इसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू भी मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू एंड बाय।